Hello everyone, welcome to my YouTube channel, The Historia Arc, the channel for quality learning in history. कभी सोचा है कि जो शुरुआती इंसानी कबीले थे वो बड़े-बड़े राज्यों में आखिर बदले कैसे? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने राजाओं, महलों और सीमाओं को जन्म दे दिया? अच्छा, आज हम इसी रोमांचक सवाल का जवाब ढूंढने निकलेंगे, और वो भी प्राचीन भारत की यात्रा पर। हम देखेंगे कि कैसे उत्तर और दक्षिण भारत ने राज्य बनने के दो बिल्कुल ही अलग रास्ते अपने। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए दो जरूरी शब्दों को समझ लेते हैं। पहला है पूर्व राज्य समाज। इसे ऐसे समझिए कि एक बड़ा परिवार था जहां सब लगभग बराबर थे। लेकिन जब समाज में अमीर गरीब या ऊंच नीच जैसी परतें बनने लगती है ना, तो उसे संभालने के लिए एक राज्य की जरूरत पड़ती है। इसमें फिर कायदे कानून होते हैं, एक शासक होता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हमारी कहानी उत्तर भारत से शुरू होगी, जहां हम देखेंगे कि कैसे वैदिक समाज में एक बड़ा बदलाव आया। फिर हम चलेंगे दक्षिण की ओर और मिलेंगे तमिलकम के बहादुर योद्धा सरदारों से। और आखिर में हम इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर समझने की कोशिश करेंगे कि सत्ता का खेल असल में खेला कैसे जाता। तो चलिए तैयार हो जाइए। हमारी टाइम मशीन हमें सबसे पहले ले जा रही है उत्तर भारत, उस दौर में जब ऋग्वेद की रचना हो रही थी। देखते हैं तब का समाज आखिर था कैसा। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां सबसे बड़ी दौलत जमीन नहीं बल्कि मवेशी थे। लोग एक जगह टिककर नहीं रहते थे, वो घूमते रहते थे। उनका जो नेता था, जिसे राजा या गोपति कहते थे, वो कोई परमानेंट राजा नहीं था। नहीं, उसकी ताकत इस बात पर निर्भर करती थी कि वो कितनी गायें जीतकर लाता है और अपने समुदाय यानी विश्व में बांटता है। यहाँ सब कुछ समुदाय के लिए था, समुदाय के द्वारा। लेकिन देखिए, इतिहास कभी एक जैसा नहीं रहता। जब ये लोग गंगा के उपजाऊ मैदानों की तरफ बढ़े तो सब कुछ बदलने लगा, और ये एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आइए जानते हैं कैसे। ये स्लाइड अपने आप में एक क्रांति दिखा रही है। देखिए कैसे घुमंतू जीवन की जगह पक्की खेती ने ले ली। अब कबीले नहीं बल्कि तय सीमा वाले क्षेत्र यानी टेरिटरी ज्यादा जरूरी हो गए। और सबसे बड़ा बदलाव, अब नेता चुना नहीं जाता था बल्कि राजा का बेटा ही राजा बनता था। मतलब वंशानुगत राज। आम लोगों की जो आवाज थी यानी उनकी सभाएं, वो कमजोर पड़ गईं और उनकी जगह ले ली भव्य और खर्चीले यज्ञों ने। ये यज्ञ असल में राजा की ताकत का प्रदर्शन। अब इस नए समाज के साथ आई एक सामाजिक सीढ़ी, जिसे हम वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे ऊपर थे ब्राह्मण यानी पुजारी और क्षत्रिय यानी शासक। और इन दोनों के बीच ना एक बड़ा दिलचस्प रिश्ता बन गया था। राजा को राज करने के लिए एक तरह से दैवीय मंजूरी चाहिए थी, जो पुजारी दिलाते थे, और पुजारियों को अपनी रोजी रोटी और सम्मान के लिए राजा का साथ चाहिए था। ये एक तरह का कह सकते हैं कि पावर पैक्ट था। तो अब जो राजा था वो सिर्फ एक कबीले का सरदार नहीं रहा, वो एक महाशक्ति बन रहा था। और इसका सबसे बड़ा सबूत थे राजसूय और अश्वमेध जैसे विशाल यज्ञ। सोचिए जरा, महीनों तक चलने वाले समारोह जहां राजा अपनी ताकत और अपनी दौलत का जबरदस्त दिखावा करता था। इन यज्ञों के बाद पुजारी ऐलान करते थे कि भाई इस राजा को तो देवताओं का समर्थन हासिल है। इससे वो आम इंसान से ऊपर उठकर लगभग भगवान जैसा बन जाता था। और ये शब्द, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। विषमता, इसका शाब्दिक अर्थ है विष को खाने वाला, यानी समुदाय को खाने वाला। ये एक चौंकाने वाला बदलाव था। सोचिए, जो राजा पहले अपने लोगों का रक्षक या गोपति होता था, अब वो उनका भक्षक बन गया था। इसका मतलब था कि अब समुदाय के जो भी संसाधन हैं, वो राजा की संपत्ति थे, जिन्हें वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता। तो कुल मिलाकर हुआ ये कि सत्ता का पल्ला पूरी तरह से पलट गया। आम लोगों की आवाज, उनकी सभाएं सब खामोश हो गईं। अब वे शासक नहीं बल्कि शासित थे। वो बस एक संसाधन बनकर रह गए, जिनका काम था राजा के खजाने को भरना। लेकिन क्या पूरे भारत में यही कहानी चल रही थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब अपनी टाइम मशीन को दक्षिण भारत की ओर मोड़ते हैं। संगम युग के तमिलकम में हमें एक बिल्कुल अलग ही दुनिया देखने को मिलती है। तमिलकम की राजनीति को आप एक पिरामिड की तरह समझ सकते हैं। सबसे नीचे थे किलर, यानी छोटे छोटे गांवों के मुखिया। उनके ऊपर थे वेलिर, जो पहाड़ों पर राज करने वाले शक्तिशाली सरदार हुआ करते थे। और सबसे ऊपर थी तीन महाशक्तियां, वेंतर यानी चेर, चोल और पांड्य राजवंश।
यहाँ ताकत खून के रिश्ते और जमीन पर कब्जे से तय होती थी, यज्ञों से नहीं। बिल्कुल, यहाँ सत्ता यज्ञों से नहीं बल्कि तलवार की धार से मिलती थी। असली हीरो वो माना जाता था जो युद्ध में सबसे आगे रहता था। मवेशियों को लूटना यहाँ एक सम्मान का काम था, क्योंकि यही तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। कोई परमानेंट आर्मी नहीं थी। जब युद्ध का बुलावा आता तो पूरा का पूरा कबीला ही सेना बन जाता था। ये स्लाइड तमिलगम की पूरी इकोनॉमी का सार है। देखिए, सरदार एक हाथ से लूटपाट करके दौलत जमा करते थे और दूसरे हाथ से उसे अपने वफादार योद्धाओं, कवियों और रिश्तेदारों में बांट देते थे। अब ये सिर्फ उदारता नहीं थी, ये बहुत स्मार्ट पॉलिटिक्स थी। भाई, जितना ज्यादा बांटोगे उतनी ज्यादा इज्जत और वफादारी मिलेगी। ये उस समय के टैक्स सिस्टम से बिल्कुल अलग था। तो यहाँ सबसे बड़ा अंतर क्या था? यही कि यहाँ का समाज बहुत खुला हुआ था। उत्तर की तरह कोई कठोर जाति व्यवस्था नहीं थी। यहाँ रिश्ते और वफादारी सबसे ऊपर थे, किसी एक सेंट्रलाइज्ड सरकार का फरमान नहीं। तो अब हमारे पास दो अलग अलग तस्वीरें हैं, एक उत्तर की और एक दक्षिण की। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि असल में ये कितनी अलग थीं। ये तुलना तो समझिए दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। उत्तर में सत्ता का खेल धर्म और सामाजिक नियमों पर टिका था। मकसद क्या था? नियंत्रण, यानी कंट्रोल। वहीं दक्षिण में ताकत का मतलब था बहादुरी और लूट, और यहाँ का लक्ष्य था लोगों का दिल जीतना और इज्जत कमाना। मतलब एक तरफ था नियंत्रण का साम्राज्य और दूसरी तरफ प्रतिष्ठा का। तो इस पूरी यात्रा से हमने क्या सीखा? चलिए जल्दी से जो मुख्य बातें हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे बड़ी सीख ये है कि राज्य बनने का कोई एक फॉर्मूला नहीं होता। उत्तर भारत ने धर्म और सामाजिक नियमों के जरिए एक नियंत्रित राज्य बनाया, वहीं दक्षिण ने बहादुरी और आपसी वफादारी पर आधारित एक बिल्कुल अलग ही व्यवस्था गढ़ी। दो अलग रास्ते थे और शायद दो अलग मंजिलें भी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि शक्ति की नींव, चाहे वो पवित्र अनुष्ठान से आए या व्यक्तिगत वीरता से, एक राज्य के लंबे समय के चरित्र और उसकी संस्थाओं को कैसे आकार देती है। सोचिए, जो बुनियाद हजारों साल पहले रखी गई थी, क्या उसका असर हम आज भी अपने समाज में देख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास में ही कहीं छिपा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and join our Telegram community for notes and updates. Link is in the description box and in the comment section. Thank you.